हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके साथ हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर स्टोरीज ला सकें। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये स्टोरी हमारे साथ शाइना ने शेयर की है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। आप ही मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। शादी से पहले ही मेरी जॉब लग गई थी। हमारे ख़ानदान में तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर, ताकि वो कल को किसी की मोहताज न रह सकें। आप ही बहुत ही कम उम्र में मेरी जॉब लग गई थी और उसके बाद मेरे कज़िन जिनका नाम अजहर है, उनसे मेरी शादी हो गई। अजहर खुद भी जॉब में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर थे। हम लोग की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। हम लोग के 2 बच्चे थे। मेरा बड़ा बेटा अभी 10 साल का था, जबकि बेटी अभी बहुत ही छोटी थी। आप ही जॉब के साथ साथ मुझे घर के काम भी संभालने होते थे और अपनी बेटी को भी देखना होता था। इतना वर्कलोड होने की वजह से मैं अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी और बीमार रहने लगी थी। हालांकि अजहर मुझे हर तरह से सपोर्ट किया करते थे। वो मेरे साथ डिनर भी बनवाते थे और जब मैं बीमार होती तो मेरा पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन फिर भी घर की तमाम जिम्मेदारियां औरत खुद ही समझती है। हमारे यहाँ पहले एक मेड आया करती थी जो पिछले कई सालों से हमारे घर आ रही थी, लेकिन जब से हमने मकान चेंज किया तब से हमारे यहाँ कोई मेड नहीं थी। जो पुरानी मेड थी उन्होंने दूरी की वजह से यहाँ आने से इनकार कर दिया था। आप ही मेरा बेटा भी सुबह को स्कूल जाता था तो उसका लंच भी मुझे ही बनाना होता था। ऐसे में बगैर किसी हेल्पर के ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। इसलिए मुझे एक मेड की रिक्वायरमेंट थी जो कि एटलीस्ट मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड के लिए लंच बना सके, क्योंकि मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत तंग किया करती थी। उस दिन दोपहर को जब मैं अपनी जॉब से वापस आई तो अपनी बच्ची को सुलाकर आते ही मैं किचन में चली गई, क्योंकि काफ़ी दिन से घर में कुछ भी अच्छा नहीं बना था और आज मैं अजहर के लिए बहुत ही टेस्टी कुछ बनाना चाहती थी। अभी शाम के वक्त अजहर भी अपनी जॉब से वापस आ गए थे। हम दोनों ही लॉन में बैठे इस वक्त चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और 2 लड़कियां अंदर आईं। अंदर आकर उन्होंने कहा कि उन्हें काम की तलाश है। उनमें से एक की उम्र अभी कम थी, लेकिन दूसरी उम्र में ठीक ठाक लग रही थी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि आज अल्लाह ताला ने मेरी फरियाद सुन ली, क्योंकि इतने वक्त से मैं काम वाली की तलाश में थी। इन दोनों में से जो उम्र में थोड़ी ठीक ठाक थी, मैंने उनसे बोल दिया कि आप कल से आ जाएं, मैं आपको काम समझा दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे अपने ही घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, इसलिए हम जहाँ काम करते हैं वहीं रहते हैं। मैंने भी सोचा कि ये तो और भी अच्छी बात है, और फिर वो अगले ही दिन से आने का वादा कर कर चली गईं। आप ही उनके आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अपनी मसरूफियत के चलते मैं अजहर और अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाती थी। आप ही अगले दिन वो अपने थोड़े से ज़रूरी सामान के साथ हमारे घर आ गई। मैंने उसे छत वाला कमरा, जिसे हम स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे, रहने के लिए दे दिया। मैंने पहले ही उस कमरे की सफाई कराकर उसमें ज़रूरत का सारा सामान डलवा दिया था। जब वो आई तो मैंने उसे सारा काम समझा दिया, क्योंकि वो किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसका लहजा बिल्कुल अलग था, मगर वो काम बहुत ही मेहनत और सफाई से कर रही थी। उसने मुझे बताया कि उसके 2 बच्चे हैं जो अपने दादी दादा के साथ रहते हैं। उसने बताया कि उसके मियाँ की बहुत ही पहले डेथ हो चुकी है और तभी से वो इस तरह से काम करने के लिए मजबूर है। आप ही उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत तरस आया कि इस दुनिया में लोग कितने परेशान हैं। आप ही अभी उसे मेरे यहाँ काम करते हुए 2 या 3 दिन ही हुए थे। वो सुबह उठकर मेरे बेटे का लंच बनाती, फिर हम हस्बैंड वाइफ के लिए नाश्ता तैयार करती और फिर मेरे मियाँ का भी लंच पैक करती थी। इसके बाद वो घर के दूसरे ज़रूरी काम करती। शाम का खाना मगरिब से पहले बनाकर वो मगरिब से पहले ही खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी। आप ही मुझसे वो कहा करती थी कि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है,
اس لیے وہ پہلے سے ہی جلدی سو جاتی ہے، لیکن مجھے اس کے آنے سے بہت سکون لگ رہا تھا۔ اب میں تھوڑا دیر سے اٹھنے لگی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے بچے کا ناشتہ ٹائم پر تیار کر دے گی۔ ایک دن میرا بیٹا جو اب تھوڑا ہوشیار تھا، مما آنٹی نا پاپا کو صاحب صاحب کہہ کر بار بار آواز لگاتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آنٹی سارا وقت پاپا کو ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ خیر اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور کچھ ضروری کام دیکھنے لگی۔ تب وہ کام والی کچن سے نکل کر آئی اور میرے میاں کو چائے کے ساتھ پراٹھے سرو کرنے لگی۔ میں نے بھی تھوڑا نوٹس کیا کہ اس وقت میرے ہسبینڈ بھی تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہے تھے کیونکہ وہ ان کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اظہر نے تو اس سے کچھ نہیں بولا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا دور کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری میری اس بات پر بہت ذلیل ہوئی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ خواہ مخواہ میں نے اسے یہ سب بول دیا۔ وہ بیچاری تو بس انہیں ناشتہ ہی دے رہی تھی۔ آپی اس دن میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی۔ شام کے وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ اظہر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے اور میرا بیٹا بھی ٹیوشن گیا ہوا تھا۔ کام والی اپنے روم میں جا چکی تھی۔ میں اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹی ہوئی اظہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک مجھے دیوار پر کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ مجھے لگا اظہر آ گئے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرے دماغ کا وہم ہے اور میں پھر سے لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپی یہ سب یاد کر کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ اس بار میرے دل میں دہشت پیدا ہو گئی اور میں نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے بالوں کو کسی نے سلجھایا اور میں ڈر کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ کہیں کوئی نہیں تھا، پورا گھر خالی تھا۔ میں نے اس وقت اس کام والی کو بہت آوازیں دی، لیکن وہ باہر ہی نہیں آئی۔ میرے دل میں اس وقت اتنی دہشت پیدا ہو گئی تھی کہ میں اظہر کے آنے تک باہر ہی ٹہلتی رہی۔ جب اظہر آئے تب میری جان میں جان آئی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آپ اتنا لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج ٹریفک بہت تھا۔ میں نے انہیں کھانا دیا۔ وہ بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان سے صبح بات کروں گی۔ آپی جب رات میں ہم لوگ سو رہے تھے تب اظہر بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر تھے اور میں بیڈ کی رائٹ سائڈ پر۔ ہم دونوں کے بیچ میں ہماری بیٹی لیٹی تھی۔ میرا بیٹا برابر والے بستر پر تھا۔ آپی سوتے وقت مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن میں اس وقت بہت ہی گہری نیند میں تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر میری دوسری سائڈ پر لٹا دیا اور خود ہم دونوں کے بیچ میں لیٹ گیا۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سائے کی شکل میں تھا، اور اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں پوری طرح سے لاک ہو چکی تھی۔ نہ تو میں ہل پا رہی تھی اور نہ ہی میں کچھ بول پا رہی تھی، لیکن مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ میں ایک سایہ لیٹا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ پہلے سے ہی اٹھ چکے تھے، لیکن میری بیٹی ابھی بھی وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے میں یہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب رات جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ اس گھر میں کوئی آ گیا ہے، کوئی شے ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ آپی مجھے لگا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں گندی شے رہنے لگتی ہیں، اس لیے میں نے کام والی سے کہا کہ تم صاف رہا کرو، اپنی صفائی کا خیال رکھا کرو اور گھر کو بھی صاف رکھا کرو۔ اسی دن میں نے سارے گھر کی صفائی کروائی، کیونکہ شیطان ہمیشہ گندی جگہوں پر ہی رہتے ہیں۔ آپی اظہر آج کل اتنے تھکے رہنے لگے تھے کہ میں ان سے کوئی بات ہی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ آفس چلے جاتے اور شام کے وقت وہ اتنے تھکے ہوتے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کر پاتے تھے۔ اس دن میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ ممی پاپا روز رات کو اٹھ کر کہاں جاتے ہیں؟ میں نے بولا کہ وہ تو کہیں نہیں جاتے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا نہیں مما، پاپا روز اٹھ کر باہر جاتے ہیں۔ خیر اس وقت کسی طرح میں نے اپنے بیٹے کو تو ٹال دیا، لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اظہر آخر جاتے کہاں ہیں۔ اس رات بے چینی میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی
लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने देखा कि अजहर गहरी नींद में उठे और रूम से बाहर निकल गए। मैं भी इनके पीछे पीछे बाहर निकली। मैंने देखा कि अजहर ने सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मैं हैरान थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। उस वक्त मुझे शदीद गुस्सा था। अजहर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे और उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगे जिसमें वो काम वाली रहा करती थी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। अजहर लगातार वो दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो अजहर वापस आकर अपने बिस्तर में लेट गए। अब मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि अजहर आखिर वहाँ क्यों गए थे। हालांकि काम वाली ने दरवाज़ा तो नहीं खोला था, इसलिए मेरे दिल को इत्मीनान था, लेकिन मुझे हैरानी तो अजहर के बिहेवियर पर हो रही थी। सुबह मैं उठी तो अजहर बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। मैंने अभी तक अजहर पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको रात नींद नहीं आ रही थी क्या? तो वो कहने लगे नहीं। तो फिर मैंने अजहर से कुछ नहीं कहा, और काम वाली से तो मैं क्या ही कहती, क्योंकि वो तो कुछ जानती ही नहीं थी। उसने तो अपने कमरे का दरवाज़ा खोला ही नहीं था। अभी उसी दिन से मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। अजहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन पर शक करना हमारे रिश्ते की तौहीन करना था। उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि इससे बेहतर तो मेरी ज़िंदगी पहले ही थी, जबकि काम वाली नहीं थी। कम से कम सुकून तो था। इस काम वाली ने तो और सरदर्द कर रखा था। लेकिन फिर अगले ही पल सोचती कि इन सब में उस बेचारी की क्या गलती। वो तो सारा दिन हम लोग के आगे पीछे लगी रहती है। आप ही उस दिन शाम के वक्त अचानक बादल घिराए और तेज़ बारिश होने लगी। अजहर ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि वो बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो जाएंगे। मैंने उनसे बोल दिया था कि जब आप वापस आएँ तो बेटे को भी ट्यूशन से साथ ही लेते आना, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। सभी कामों से फारिग होकर काम वाली अपने कमरे में जा चुकी थी। मेरी बेटी रूम में सो रही थी और मैं उसके बराबर में बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की लॉन में खड़ी हंस रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में भीगते हुए हंस रही है। आप ही मैं आपको किस तरह से बताऊं। मुझे बिल्कुल यही लगा कि कोई लड़की बारिश में भीगते हुए बहुत खुश हो रही है। उसकी हंसी और पानी में लगते उसके पैरों की आवाज़ मैंने खुद अपने कानों से सुनी। मैंने सोचा कि बाहर कौन हो सकता है, क्योंकि घर में तो सिर्फ मैं ही थी। लेकिन जब आवाज़ तेज़ होने लगी तो मैं बाहर देखने गई। उस वक्त मेरे दिल में हल्की दहशत हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब सी हरकतें हो रही थी। मैंने उठकर कमरे से बाहर झांका तो कोई नहीं था। फिर मैंने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था, और अब वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। मुझे लगा कि बाहर कोई रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में वापस आई वो आवाज़ें फिर से आने लगी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और सारे घर में अंधेरा हो गया। मुझे ख्याल आया कि मेरी बच्ची कमरे में अकेली है, इसलिए मैं दौड़ती हुई रूम की तरफ भागी। लेकिन कमरे का दरवाज़ा अचानक तेज़ी से बंद हो गया। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था, और बारिश में आने वाली हंसी की आवाज़ें अब बहुत ही तेज़ हो गई थी। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उनका फ़ोन भी उस वक्त बंद आ रहा था। अंदर मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी किस हाल में है। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था। उस खौफ में मैं सब कुछ भूल गई थी, सिवाय इस बात के कि मेरी बेटी अंदर अकेली है। खौफ मेरे ऊपर इतना चढ़ गया कि मैं वहीं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो अजहर मेरे पास थे और मेरी बेटी अपने भाई की गोद में थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं अंदर आया तो तुम बाहर बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें वीकनेस हो गई है, थोड़ा रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी उसी दिन अब्बू का कॉल मेरे पास आया। घर पर अब्बू ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें शिरकत के लिए वो मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अब्बू से कहा कि आप वक्त निकालकर मेरे पास आ जाइएगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब्बू अगले ही दिन मेरे पास आ गए। उन्हें अपने सामने देखकर मैं रोने लगी।
और रोते रोते सारी बात बताई। मैंने अब्बू से कहा कि अगर मैं अजहर से ये सारी बातें कहती हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैं पागल हो गई हूँ। आप ही मेरे अब्बू बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने घर के चारों कोनों में पानी छिड़का और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें अपने घर में ये काले साए कब से नजर आ रहे हैं। आप ही अब्बू की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो उन्हें काले सायों के बारे में अभी तक कुछ बताया ही नहीं था। तो फिर अब्बू को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने उनसे कहा कि तकरीबन पिछले 1 महीने से मुझे घर में ये साए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में काले जादू के असरात हैं और ये जादू बहुत ही शदीद किस्म का है। कोई तुम्हारा अपना ही है, तुम्हारे आस पास है, जो ये सब कर रहा है। आप ही इससे पहले कि अब्बू मुझसे कुछ और कह पाते, अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनमें कुछ भी नहीं है। अब्बू का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक तो मेरी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी और अब्बू के चले जाने से मैं बुरी तरह टूट गई। अजहर ने भी आजकल ऑफिस से छुट्टियां ले रखी थी, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। आप ही अब्बू जो कुछ मुझसे कहना चाहते थे वो मेरे जहन में लगातार घूम रहा था। मैं यही सोच रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। कौन है मेरा अपना मेरे आसपास जो ये सब कर सकता है? मैंने ये बात घर में किसी से नहीं कही, अजहर से भी नहीं कही। उस दिन मैं हिम्मत कर सुबह जल्दी उठी तो मैंने देखा कि काम वाली मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी और वो अजहर से बहुत ही हंस कर बातें कर रही थी और अजहर भी हंस रहे थे। ताज्जुब इस बात का था कि मेरे सामने वो अजहर को देखती भी नहीं थी और आज वो उनके साथ इतना हंस रही थी। ये सब देखकर मैं खामोश रही। फिर मैंने महसूस किया कि घर में जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब तब होती हैं जब वो काम वाली अपने रूम में चली जाती है। न जाने ये सब सोचते हुए मेरे जहन में क्या आया, और उस दिन जब वो काम वाली अपने काम में मसरूफ़ थी, मैं खामोशी से छत पर उसके कमरे में चली गई। कमरे में कदम रखते ही मुझे चक्कर आ गए। मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच मेरे हस्बैंड का मुजस्समा रखा हुआ था और उस पर जगह जगह पिंस लगी हुई थी और बहुत से पिंस बराबर में ज़मीन पर पड़ी थी। उस वक्त मेरे अंदर शदीद गुस्सा था। मैं जैसे ही उस कमरे से बाहर आई, मैंने देखा कि काम वाली मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने उसे देखते ही उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वो जवाब में मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें सब पता चल गया। मैंने उससे कहा कि तुझे मैंने अपने घर में पनाह दी और तू मेरा ही घर जला रही है, मेरा ही शौहर मुझसे छीनना चाहती है। वो मेरी बातों पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, तुम्हारे शौहर मुझे भा गए हैं और मैं तुमसे इन्हें छीन लूँगी। आप ही उसके इन अल्फाज ने मेरा दिल चीर दिया। मैंने उससे कहा कि फ़ौरन बाहर निकल, और मैं उसे घसीटते हुए नीचे ले आई। इतने में अजहर भी वहाँ आ गए और अजहर ने आते ही मेरे सामने उसे गले से लगा लिया। मैं हैरान थी। अब मैं ये समझ चुकी थी कि ये सब उसी ने किया है, वरना अजहर तो किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। और उसके कहने पर उसी वक्त अजहर ने मुझे और मेरे बच्चों को रात में ही घर से निकाल दिया। रात के वक्त मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अम्मी के घर पहुंची। यूं तो मैं अम्मी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अभी तो उन्हें अब्बू का ही इतना बड़ा सदमा लगा था, लेकिन मैं करती भी क्या। इसलिए मैंने सारी बात उन्हें बता दी और ये भी बताया कि उस काम वाली ने किसी जादू का सहारा लेकर अजहर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। अगली सुबह ही मेरे भाई पुलिस को लेकर पहुंचे और उस काम वाली औरत को गिरफ्तार कर लिया। और जो इस औरत ने मेरे हस्बैंड का पुतला घर में बना कर रखा था, उसे एक बहुत बड़े आलिम हैं जो मेरे अब्बू के दोस्त भी हैं, उन्हीं के मशवरे पर पानी में बहा दिया गया। उन्हीं का दिया हुआ पानी मैंने अपने घर के चारों कोनों में छिड़का। आप ही अब मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन आलिम साहब ने मुझसे और मेरे हस्बैंड से कहा कि अब वो औरत तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुम अगले 7 दिन तक रात में अपने घर से बाहर मत निकलना। हो सकता है कि कोई तुम्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहे, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। उन आलिम साहब को शुक्रिया कहकर मैं और अजहर अपने घर आ गए। रात में जब हम गहरी नींद में सो रहे थे,
اچانک کسی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ وہ آواز پازیبوں کی تھی، جیسے کہ باہر کوئی وہ پازیبیں پہنے ٹہل رہا ہو۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اٹھے اور باہر جانے لگے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں آوازیں دی، لیکن وہ تو مجھے سن ہی نہیں رہے تھے۔ اور تب میں نے بیڈ سے اتر کر تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اور تب انہوں نے چونک کر میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ وہ بولے کہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں آپ ہی۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اظہر کو بلانا چاہتی ہے، اور کیونکہ اب ہم دونوں جب جاگ چکے تھے تو وہ آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھیں۔ اگلے دن میں اور اظہر انہیں عالم صاحب سے ملے اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کی کاٹ کر دی ہے، بس تم 7 دن تک رات میں گھر سے باہر مت نکلنا، اس کے بعد تمہیں یا تمہارے گھر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپی جیسے تیسے کر کے وہ 7 دن کٹے۔ ان 7 راتوں میں بہت ہی ڈر لگتا تھا، بہت دہشت بھی ہوتی تھی۔ کبھی اندھیری رات میں اچانک کسی کی ہنسی سنائی دیتی تو کبھی لگتا کہ کوئی باہر بیٹھا رو رہا ہے۔ اور جس دن 7ویں رات تھی اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ اظہر اور میں ہم لوگ روم میں تھے، ہم لوگ جاگ رہے تھے۔ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی اندر آیا اور ہمارے دروازے پر دستک دی۔ جب ہم لوگ نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ باقاعدہ دروازے پر اتنی زور سے ہاتھ مارنے لگی کہ دروازہ ہلنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ میرے ہسبینڈ کا نام پکار رہی تھی، دروازہ کھولو اظہر، دروازہ کھولو، باہر میں ہوں۔ ابھی یہ آوازیں سن کر اس وقت میرا بیٹا بھی جاگ گیا۔ ہم سب اندر بیٹھے لاہور پڑھ رہے تھے۔ ہمیں بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ دروازہ ٹوٹ نہ جائے۔ خیر کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور ہم نے راحت کی سانس لی۔ اس دن کے بعد سے وہ کبھی واپس نہیں آئی اور پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تب سے